हेलो एवरीवन। तो हमने बीजगणित से संबंधित जितने सारे टॉपिक्स हो सकते थे उनमें से लगभग सारे जो कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स रहते हैं उनको कवर कर लिया है ना। अब हम जो अपने अगले टॉपिक की ओर चलेंगे जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है और बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, वो है ज्योमेट्री, ज्यामिति। ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति में किन किन चीजों का यूज करते हैं। ज्यामिति में जितनी सारी चीजें हैं ना, उनका उपयोग करने से पहले हम ये जानेंगे कि पूरी जो ज्यामिति है वो किन चीजों पर आधारित है, कैसे उनका उपयोग करके हम प्रश्न हल करेंगे। इन चीजों को धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए। तो हम ज्यामिति में क्या पढ़ते हैं? हम ज्यामिति में पढ़ते हैं आकृतियों के बारे में। विभिन्न प्रकार की हमारे पास आकृतियां रहती है। जैसे कि अगर हम देखें तो हमारे पास रहता है कुछ इस तरीके से आकृति, जिसे हम नाम दे देते हैं वृत्त का। ठीक है। ये आकृति जब आम बोलचाल की भाषा में बोली जाती है तो इसे हम गोल कह देते हैं, लेकिन इसी को जब हम मैथ्स की लैंग्वेज में बात करते हैं तो इसे कह दिया जाता है वृत्त, है ना। वृत्त के नाम से जानते हैं। इसी तरीके से इस प्रकार की कुछ आकृति रहती है जिसको हम मैथ्स में कहते हैं क्या? चतुर्भुज कहते हैं, है ना। और आम बोलचाल की भाषा में इसको क्या बोल देंगे? चौकोर आकृति कह देते हैं। कुछ इस तरीके से चीजें सेम है, लेकिन उनका नाम थोड़ा सा क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इन सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे, है ना। अब पूरी जो ज्यामिति है वो इन्हीं आकृतियों पे, जब आकृतियां क्या होती है, स्पेसिफिक उनका नाम नहीं लिया जाता, वृत्त नहीं कहा जाता या चतुर्भुज नहीं कहा जाता है, या फिर उसको रेखाखंड नहीं कहेंगे। एक लाइन हमको इस तरीके से दे दी गई है, इस लाइन को हम रेखाखंड नहीं कहेंगे, रेखा नहीं कहेंगे, है ना। जब तक उसको वो उस नाम से नहीं जानते हैं तब तक ये जो गोल है, चौकोर है, सीधी रेखा है, इन सब को हम किस नाम से जानते हैं? आकार के नाम से। किस नाम से जानते हैं? आकार, यानी कि शेप के नाम से। शेप्स कहते हैं इनको, है ना। विभिन्न प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं? शेप्स होते हैं। और इन्हीं को जब स्पेसिफिक नाम दे दिया जाता है, एक निश्चित आकार को हम क्या दे देंगे? कुछ नाम दे देंगे, तो वो किस में चेंज हो जाता है? आकृति में। ठीक है, आकृति यानी फिगर। दोनों में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं जब हमको लिखने के लिए दिया जाता है ना। या आप मेंस में भी लिखते होंगे, सीजीपीएससी मेंस अगर कोई लिखा होगा तो वहां पर भी छोटी छोटी चीजों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है। चलिए, तो ये आकार और फिगर के बारे में, आकार और आकृति के बारे में हमने समझ लिया। तो हमको क्या पढ़ना है? इन आकृतियों के बारे में पढ़ना है। इन आकारों से बनी आकृतियों के बारे में पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी सबसे छोटी आकृति, जहां से पूरी ज्यामिति हमारी स्टार्ट होती है, वहां से, है ना। चलिए देखते हैं। हम क्या देखेंगे? सबसे पहले देखेंगे हम बिंदु के बारे में। सबसे छोटी जो आकृति हो सकती है वो क्या है? बिंदु, जिसे हम पॉइंट कहते हैं। सबसे छोटी आकृति, कहीं पर भी इस पेन के निब से एक छोटा सा डॉट लगा देंगे, वही क्या कहलाता है? उसकी बिंदु कहलाता है, पॉइंट कहलाता है ना। और इस बिंदु का, इस पॉइंट का कोई भी आकार नहीं है, स्पेसिफिक उसका आकार नहीं है। ठीक है ना। ना उसकी लंबाई है, ना उसकी चौड़ाई है, उसकी स्थिति एकदम से फिक्स नहीं है। ठीक है ना। तो हम कुछ इस तरीके से इस बिंदु को परिभाषित कर सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं? बिंदु वह है जो केवल किसी स्थान या स्थिति को दर्शाता है, सिर्फ पॉइंट करता है। ठीक है ना। इसका कोई भी आकार, लंबाई, चौड़ाई या मोटाई नहीं होती है। ठीक है। बिंदु बहुत छोटी, बारीक, एकदम जितनी बारीक आप बना सकते हैं, है ना, वो क्या है? हमारी बिंदु, बिंदु कहलाती है। इसका कोई भी आकार नहीं होगा, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई कुछ भी हमको प्राप्त नहीं होगा। अब इसको नाम दे दिया जाता है, जैसे ये हमने बिंदु यहाँ पे डॉट लगा दिया ना, इसको एक नाम दे देंगे क्या? ए। पढ़ेंगे क्या? बिंदु ए।
ठीक है। हम जब रेखा बनाते हैं तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं, इसको नाम दे देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी। दो बिंदु, ठीक है ना, यहाँ पे कितने बिंदु हैं? दो बिंदु है। ठीक, इसी में आगे बढ़ते हैं हम। किरण, किरण को पहले हम समझते हैं, उसके बाद फिर इसकी परिभाषा देखेंगे। किरण, एक बिंदु हमने लिया, ठीक, एक बिंदु लिया और इस बिंदु से किसी एक ओर, इस ओर चलते गए। कैसे जा रहे हैं? एक सीधी रेखा में चलते जा रहे हैं, ठीक है ना। यहां से चलते चलते हमको नहीं पता कि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, यानी कि हम कहाँ तक जा रहे हैं? अनंत तक जा रहे हैं। ठीक, हमने क्या किया, एक निश्चित बिंदु से, बिंदु ए मान लेते हैं इसको, इस एक निश्चित बिंदु से हमने चलना प्रारंभ किया और हम कहाँ तक चल सकते हैं ये अभी हमने डिसाइड नहीं किया। ठीक है, एक ही दिशा में चलेंगे, उस दिशा को बदलेंगे नहीं। तब ये जो लाइन हमको दिखाई दे रही है, यही लाइन क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। रे, क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि हम एक टॉर्च देखते हैं, जब हम एक टॉर्च देखते हैं, इस टॉर्च में क्या होता है, एक स्पेसिफिक पॉइंट से, जहां पर उसका बल्ब लगा रहता है, वहां से बहुत सारी किरणें निकलती है, रेज निकलती है, लाइट्स निकलती है ना। वो एक ही दिशा में पॉइंट होती है, उसकी दिशा नहीं बदलती। टॉर्च जलाएंगे तो वो एक ही दिशा की ओर गमन करेगी, किसी और दिशा में नहीं जाएगी। ठीक है ना। इसके अलावा आप और एग्जाम्पल ले सकते हैं, किसका? सन का ले सकते हैं। ठीक है, ये एक बड़ा सा बिंदु है, ये क्या है? हमारा सन है। यहाँ से सूर्य है, यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलती हैं। एक से अधिक किरणें एक ही बिंदु से निकल सकती है, लेकिन प्रत्येक किरण की जो दिशा होगी वो निश्चित रहेगी। जैसे कि ये वाली किरण यहाँ से ऐसे निकल रही है, लेकिन ये सिर्फ इसी साइड ही गमन करेगी, इसी साइड ही जाएगी। इससे हम चेंज करके इस तरीके से नहीं मोड़ सकते। ठीक है ना। उसकी एक निश्चित दिशा होगी। ठीक है, तो किरण के बारे में हमने क्या समझा कि एक निश्चित बिंदु होगी, वहां से एक सीधी रेखा अनंत तक जाएगी। ठीक है ना। उसकी कोई भी लिमिट नहीं होगी कि वो कहाँ तक जा सकती है, उसको हम लोग लिमिट नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में क्या लिखा हुआ है? रेखा का वह भाग जिसका एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है। ठीक है, इसका एक प्रारंभिक बिंदु क्या था? निश्चित था, और जो दूसरे ओर अनंत तक बढ़ती है, किरण कहलाती है। ठीक है, किरण के बारे में इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा हमको नहीं जानना है। किरण के गुण देखेंगे हम कि ये एक दिशात्मक होती है, किसी एक बिंदु से निकलती है। ठीक है, कुछ चीजें हैं उसको हम देखते हैं। किरण को बहुत अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि किरण से हमारी बहुत सारी चीजें बनती हैं। सबसे बेसिक चीज है यही, है ना। चलिए किरण के गुण के बारे में जानते हैं। जैसे कि व्यापम है, व्यापम का पैटर्न आप जानते हैं, वो गुणों पे आधारित भी दे देता है। निम्न में से किरण से क्या संबंधित है, क्या संबंधित नहीं है, पांच तो ऑप्शन आपको दे देगा, पांच आपको कूट दे देंगे, उसमें से आपको सही चुनना रहेगा, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे में जेके एलएमएन दे देगा, है ना। उसके वजह से हमको इनके बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। पहला क्या दिया है हमको कि किरण एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है, किरण का एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित होता है। ठीक है ना, वो किसी न किसी एक बिंदु से इस प्रकार से निकलेगी। ठीक है, किरण एक दिशा में अनंत तक बढ़ती है, अनंत तक बढ़ रही है। ठीक है, इसको हम लिमिट नहीं कर सकते। लिमिट किसको कर सकते हैं वो आगे देखेंगे। किरण का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसको हम लिमिट नहीं कर सकते, ये अनंत तक बढ़ती जाती है, इस वजह से इसका जो अंतिम बिंदु है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते। किरण की जो लंबाई है वो निश्चित नहीं होती। अब अनंत तक जा रही है, उसकी लंबाई हम नापेंगे कैसे? नहीं नाप सकते हैं, है ना। इसलिए क्या कह दिया जा रहा है कि इसकी लंबाई निश्चित नहीं होती। किरण दो बिंदुओं द्वारा नामित किया जाता है। दो बिंदुओं द्वारा कैसे नामित किया जाता है? जैसे हमने एक किरण लिया, जैसे हमने ये किरण लिया, यहाँ पर हमने बिंदु ले लिया ए,
अब ये किस ओर जा रही है उस दिशा को पॉइंट करेगा, ठीक है ना, सी। ये ए जो है वो किस ओर जा रही है, किरण ए से निकल के सी की ओर जा रही है, ठीक है। एक जो किरण है वो बिंदु ए से निकल के सी की ओर जा रही है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, दोनों बिंदुओं को नामित करते हैं किस ओर जा रही है। मान लीजिए ये किरण इस ओर भी जा रही है, इधर तो बी है ना, और हमको बताना है कि हम कौन सी किरण की बात कर रहे हैं, इसलिए हमको वो बिंदु बताना जरूरी है कि कौन सी ओर जा रही है, ए से सी की ओर जा रही है या ए से बी की ओर जा रही है। इसकी वजह से हमको दो बिंदुओं की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। आगे देखिए, किरण के नाम में प्रारंभिक बिंदु पहले लिखा जाता है, तो किरण को दर्शाया कैसे जाता है। अब जैसे ये किरण हमने बना लिया है ना, हमने क्या किया, किरण बनाया है कैसे, बिंदु ए से इस प्रकार सी की ओर, बिंदु ए से इस प्रकार बी की ओर। हमको दोनों किरण को दर्शाना है, लिखना है, हम लिखेंगे कैसे, तो प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट करते हैं ए, जाना कहाँ है, बी की ओर, तो बी की ओर क्या कर देंगे हम, इस तरीके से एरो लगा देंगे कि वो बी की ओर जा रहा है। क्लियर है। इसी प्रकार ए से सी की ओर दिखाना है, तो ये ए हुआ और ये आपका सी हुआ। ये कहाँ जा रहा है, ए से सी की ओर। इस तरीके से इसको प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। हर एक चीज का अपना सिंबल होता है। ये समझिए किरण का सिंबल है कि नीचे हम बिंदुओं के ऊपर में क्या लगा देंगे, एरो लगा देंगे। ये एरो किसको दर्शाता है कि वो किस बिंदु की ओर गमन कर रहा है। यहाँ बी की ओर जा रहा था तो बी की ओर पॉइंट कर दिए, यहाँ सी की ओर जा रहा है तो सी की ओर पॉइंट कर दिए। आई थिंक इतना क्लियर है ना। चलिए देखते हैं अगला गुण इसका क्या है। तो किरण को ए बी के रूप में दर्शाया जाता है, ठीक है। अभी हमने देखा एक ही प्रारंभिक बिंदु से निकलने वाले दो किरण कोण बनाते हैं, कोण के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमने एक ही बिंदु से ये दो किरण निकाल ली, है ना। इनके बीच में ये जो क्या बन रहा है, शेप बन रहा है, ठीक है। वो जो बनता है आकार, उसी को नाम दिया जाता है कोण। क्या नाम दिया जाता है इसको, कोण, एंगल, एंगल कहा जाता है। उसके बारे में बाद में हम अच्छे से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ये है इसका उदाहरण, अभी हमने जो पढ़ा वही चीज है ना। किरण जो है बिंदु ए से निकलकर कहां तक जा रही है, आपके बी की ओर जा रही है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, ए बी नाम दे दिया गया है, ठीक है क्या। चलिए आगे देखें। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ इस क्वेश्चन में कि यदि ए बी सी एक ही सीधी रेखा पर इस क्रम में स्थित है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी सी क्या बोल रहा है, ए बी सी एक ही सीधी रेखा पर स्थित है, ए बी सी एक ही सीधी रेखा पर स्थित है बोल रहा है, इस तरीके से, ठीक है। तो हमको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन है जो कि हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, ए बी, क्या दिया हुआ है, किरण ए बी क्या ए सी के बराबर होगा, क्या उसकी लंबाई बराबर होगी, बी ए बी सी के बराबर होगा क्या, ए बी और ए सी समान किरणें हैं क्या, एक ही किरण की बात की जा रही है क्या, एक ही ओर वो जा रहा है, या फिर सी ए और सी बी विपरीत किरणें हैं, सी ए और सी बी क्या विपरीत किरणें हैं, ये हमको बताना है, ठीक है ना। अब इसमें से सही कथन क्या है आप ये बताइए। क्या ए बी और ए सी बराबर है, हमको लंबाई नहीं पता, ठीक है। हम किसके बेस पे बात कर रहे हैं अपनी, सिर्फ डायरेक्शन के बेस पे, किरण में डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस है ना। उसकी लंबाई के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो ये तो हम नहीं कह सकते, ठीक, नहीं कह सकते। अब किरण ए बी ए सी समान किरणें हैं क्या, समान किरणें हैं, बिल्कुल है। बिंदु ए से पहले बी तक गए, फिर बी से कहां तक जा रहे हैं, सी तक जा रहे हैं, सी की ओर जा रहे हैं। क्वेश्चन में बोला है कि ये तीनों क्या है, सिचुएटेड इन द सेम स्ट्रेट लाइन, एक ही स्ट्रेट लाइन पर ये उपस्थित है, स्थित है ना। इसके वजह से ये इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कि ए से बी, बी से सी,
ऐसी ही है ना, ए से बी बोले या ए से सी बोले, ये सेम किरण ही है, अलग अलग किरणें तो है नहीं, बिंदु ए से प्रारंभ हो रही है। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी की बात करते हैं। सी ए बोला है, सी ए यानी कि यहां से यहां, और सी भी बोला है यहां से यहां। तो यहाँ पर जो बिंदु ए है उसके बारे में ए बी सी एक सीधी रेखा में इसी क्रम में उपस्थित है बोल रहा है, ठीक है ना। तो क्या ये भी सही होगा, सी बी और सी ए क्या विपरीत किरणें हैं, ये दोनों विपरीत किरणें क्या, नहीं, ये भी क्या कर रहा है, एक ही दिशा में गमन कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो दिया हुआ है ना, सी ए और सी बी, ये विपरीत किरणें नहीं है। अगर हम उल्टा देखेंगे, मान लेते हैं हम बिंदु सी को क्या मान ले, अगर हम बिंदु मान लेते हैं और वो इस तरीके से आगे बढ़ेगी, पीछे की ओर आगे बढ़ेगी, पीछे की ओर आगे बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, यहाँ पर ए आ जाएगा। यानी कि सी से ए की ओर जाने पर सी बी या फिर सी ए, ये एक ही रेखा पर स्थित होगी, एक ही किरण होगी, ठीक है ना। चलिए, अब देखते हैं कुछ और चीजें। कोणों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। तो क्लासिफिकेशन में देखें तो कितने भागों में इसको बांटा जा सकता है, 5 भागों में बांटा जा सकता है। ये किसी बुक या और किसी चीज से हम इसको नहीं कह सकते, ये हमारा तरीका है पढ़ने का, है ना। हम चीजों को जब व्यवस्थित रूप में पढ़ने लगते हैं तो हम उसको अधिक अच्छे से समझने लगते हैं, ज्यादा अच्छे से समझने लगते हैं, और चीजें फिर याद भी रहने लगती है। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे मुख्य वर्गीकरण के आधार हैं, कौन कौन से आधार पर हम कोणों को बांट सकते हैं। पहला आधार है हमारा माप के आधार पर, मेजर के आधार पर, यानी कि शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, कोणों को नापने के आधार पर, ठीक है ना। नापने के आधार पर यानी कि कितने अंश का वो कोण बना रहा है, उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, कोणों को माप के आधार पर वर्गीकृत कर रहे हैं। माप के आधार पर जब हम देखते हैं तो हमको कुछ इतने प्रकार के कोण दिखाई देते हैं, लगभग 7 प्रकार के, ठीक है। और भी हो सकते हैं लेकिन हमको मुख्य रूप से इतने ही पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं, शून्य कोण, एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या क्या चीजें हमारे पास है। शून्य कोण, न्यून कोण, सम कोण, अधिक कोण, ऋजु या सरल कोण, प्रतिवर्ती कोण और पूर्ण कोण, है ना। जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑप्टिस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल और कंप्लीट एंगल। ये किसके प्रकार हुए, आपके माप के आधार पर जो कोणों को वर्गीकृत किया गया है उसके आधार पर, ठीक है। हम चलते हैं अपने दूसरे वर्गीकरण पे, जो वर्गीकरण है क्या आपका, स्थिति एवं परस्पर संबंध के आधार पर, यानी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। ये जो हमने कोण बनाया है इस तरीके से, है ना, ये कुछ कोण बन रहे हैं यहाँ यहाँ, तो ये कहाँ पर स्थित है और साथ ही में ये कोण एक दूसरे से कैसे संबंधित है, उसके आधार पर कुछ कोणों को हम बांटते हैं। ये है क्या, एडजेसेंट कोण, एडजेसेंट एंगल, आसन्न कोण, ठीक है ना। आसन यानी कि बैठा हुआ आसन, वही है, हम जब समझेंगे तब और अच्छे से देखेंगे। लीनियर पेयर, रैखिक युग्म के रूप में। इसके बाद है क्या, वर्टिकल अपोजिट एंगल, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष यानी कि मुख होता है, शीर्ष यानी कि ऊपर होता है, और अ, अभिमुख यानी कि सामने की ओर देखना, शीर्ष की ओर देखना, एक दूसरे को, चेहरे को देखना, इस तरीके से हम पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, इनके बारे में भी हम एक एक करके देखेंगे। चलिए, अब अगला आधार देखते हैं क्या, कोणों के योग के आधार पर, कि जब दो कोणों को आपस में जोड़ दिया जाएगा तो उसके आधार पर हम कोणों को कैसे बांट सकते हैं। तो उसके आधार पर हम बांटते हैं इसको क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल में, यानी कि पूरा कोण और संपूरक कोण, ठीक है। इन दो भागों में हम कोणों के आधार को नापते हैं। पूरा कोण यानी कि दो कोणों को जब जोड़ा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, 90 अंश का बन जाएगा। और संपूरक कोण यानी कि दो ऐसे कोण लेंगे जिनको आपस में जोड़ देने पर वो 180 देता है, 180 अंश हो जाता है, ठीक है। चर्चा बाद में करेंगे इस पे। अगले आधार पर आते हैं, चौथा आधार है क्या इसका,
दो रेखाओं एवं तिर्यक रेखा के आधार पर, ऐसी दो रेखा दी हुई है और एक तिर्यक रेखा दी हुई है, उसके आधार पर हम कोणों को कैसे बांटते हैं। तो देखिए, ये है क्या हमारा संगत कोण। क्या है संगत कोण, करस्पॉन्डिंग एंगल। अल्टरनेट, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों। अल्टरनेट जो एंगल होता है ना, उसको दो भाग में बांट दिया गया है, इंटीरियर और एक्सटीरियर, अंतःकोण और बाह्यकोण, एकांतर अंतःकोण एकांतर बाह्यकोण, इस रूप में इसको बांटा गया है। इसी में और है क्या, को इंटीरियर एंगल, यानी कि सह अंतःकोण। ठीक है, सहभाजी अंतःकोण इस नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है ना। चलिए, अगला आधार देखते हैं हम। तो अगला आधार है हमारा बहुभुज के आधार पर, कि हमारी हमारा जो बहुभुज बन रहा है, बहुभुज यानी कि त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षटभुज, ये जो बनता है ना आकृति, यही हमारी बहुभुज। एक से ज्यादा भुजाएं हैं उसमें, दो से ज्यादा भुजाएं हैं, इसलिए उनको क्या बोल दिया जा रहा है, अलग अलग नाम ना दे करके एक साथ जब समूहन के रूप से देखेंगे तो उसको हम बहुभुज कह देते हैं। ठीक है ना। इसके आधार पर हमारे दो एंगल्स मिलते हैं हमको, क्या, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल, अंतःकोण और बाह्यकोण। ठीक है। अब एक एक करके इन सारी चीजों के बारे में, सारे आधारों पर सभी कोणों के बारे में हम एक एक करके देखते जाते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब आप समझेंगे इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही बेसिक है। अगर इन चीजों के बारे में हमको पता नहीं होगा तो देखिए कुछ इस तरीके से जो प्रश्न आते हैं वो हम नहीं बना पाएंगे, है ना। कहाँ गया वो प्रश्न, प्रश्न देख लीजिए एक बार। चलिए, तो उन प्रश्नों को हम हल नहीं कर पाएंगे, ये इस तरीके से प्रश्न आते हैं, या आपको कुछ ऐसा दिया जाएगा। ठीक है ना। इस सभी को हम हल नहीं कर पाएंगे, और व्यापम में डायग्राम बेस्ड वाले, एंगल निकालने वाले प्रश्न भी आते हैं। ठीक। चल, तो एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम किसको, माप के आधार पर, मेजर के बेस पर हम कोणों को कैसे डिवाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है, और कौन कौन से कोण होते हैं, कैसा दिखाई देता है, उन सभी को एक एक करके देखते जाते हैं। तो चलिए, पहला है क्या हमारा जीरो एंगल। जीरो एंगल यानी कि एक ऐसा हमारे पास, ये एक किरण हो, देखिए जो कोण बनता है वो दो किरणों से मिलकर के बनता है, दोनों किरणों के बीच में कितना गैप बन रहा है, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, अपने कोणों को नापते हैं। ठीक, ये है हमारा ए, ये पॉइंट है हमारा ए, ये एक किरण गई है इधर बी, और एक किरण गई है इधर सी, गई है। ठीक है। अब यहां से ये जो नीचे है ना, नीचे वाले से ही नापेंगे। यहां से हम जाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब कोण को नापा जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ना कि क्लॉकवाइज। ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज कोणों का मापन किया जाता है। तो आपने चांदा देखा होगा, इस तरीके से चांदा दिखाई देता है। ठीक है ना। इस चांदे में सारे अंश अंकित रहते हैं। कैसे, यहाँ पर होगा आपका शून्य, फिर होगा 10, फिर होगा 20, 30, 40, यहाँ पे आकर के 90 होगा ना, यहाँ पर आकर के फिर 180। ये जो पूरा चांदा है वो किस रूप में रहता है, 180 पूरा का पूरा। ठीक है। नॉर्मली जो हम स्कूल में, कॉलेज में यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके से करते हैं, और आईटीआई वाले हो गए, या इंजीनियरिंग वाले हो गए, या ड्राइंग वाले हो गए, वो इसका पूरा वाला चांदा यूज करते हैं, यानी कि 360 डिग्री का चांदा यूज करते हैं वो, है ना। चलिए, तो इसमें देखते हैं हम क्या समझ रहे थे, कि जो कोण है उसका मापन कैसे किया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज मापा जाता है। और यही जो चांदा अभी हमने बनाया है, इसी के आधार पर क्या किया जाएगा, उसका मापन किया जाएगा। ये इस तरीके से, अगर हमारा जो बिंदु है वो यहाँ पर है तो यहाँ पर कुछ होगा, 10 होगा, यहाँ है तो कुछ 20 होगा, यहाँ है तो ये 90 आ गया, यहाँ है तो मान लेते हैं ये 120 हो गया, यहाँ आ गया तो ये है 180। इस तरीके से नापते हैं, इस तरीके से नापते हैं, है ना। अब जीरो एंगल कब बनेगा, इतने को नाप रहे हैं तो ये तो 10 बन रहा है, इतने को नाप रहे हैं, इस पूरे को नाप रहे हैं तो ये 20 बन रहा है,
इस पूरे को नाप रहे हैं तो ये 90 बन रहा है। ठीक है ना, यहाँ तक पूरा। कहाँ से नापते हैं? जो नीचे आधार रेखा रहती है, जो आधार किरण रहती है, वहां से हम कोणों को नापना चालू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब हम इनके बीच में कुछ गैप दिख रहा था तो 10 डिग्री बोल दे रहे थे, 10 अंश बोल दिए रहे थे। अब एक जो किरण है हमारी ए बी, और जो दूसरी किरण है ए सी, ये वाली जो है ए सी, ये ऐसे ना जा करके इसी के रूप में इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है ना, ये इस तरीके से जानी चाहिए थी जब कोड बनाएगा तो ऐसे ना जा करके क्या हो जा रही है, इसी ये जो ए बी हमारी किरण है ना, उसी के रूप में आकर के इस तरीके से प्लेस हो जा रही है ना। यानी कि इन दोनों के बीच में क्या हो जा रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा है, कोई भी एंगल नहीं बन रहा। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल क्या कहला जाता है, हमारा जीरो एंगल कहलाता है। क्या कहलाता है? जीरो एंगल। जब दोनों ही कोणों के बीच में 0 डिग्री का अंतर रहता है, कोई भी अंतर नहीं रहता दोनों ही किरणों के बीच में, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है ना, इसके बीच में कोई अंतर नहीं है, हमारा कोड इस तरीके से बनना चाहिए। ये पूरा का पूरा कैसा हो जाएगा, समपाती हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर लाई करने लगेगा। तब ये क्या कहलाता है, हमारा 0 डिग्री एंगल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हमारे न्यून कोड पे, एक्यूट एंगल पे। एक्यूट एंगल क्या कहेंगे, हम कोणों को कई रूप में विभाजित करते हैं। हम जो मुख्य कोण पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, पहले शून्य पढ़ते हैं, पहले क्या पढ़ते हैं, शून्य पढ़ते हैं, फिर यहाँ ऊपर जाते हैं 90, फिर यहाँ आ जाते हैं 180, और यहाँ से यहाँ घूम करके यहाँ जब नीचे आ जाएंगे ना तो यहाँ फिर आ जाएगा 270, और फिर जब शून्य पे चले जाएंगे तो इसी को गिन दिया जाता है 360 अंश। इस तरीके से इसको काउंट किया जाता है, ये मुख्य मुख्य है। ठीक है ना, इसी के आधार पर हमारे चिन्ह बदलेंगे, इसी के आधार पर लगभग सारी चीजें बदलने लगती है, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, अभी इसको देखते हैं। ठीक है, तो जब हमारा कोण 90 और शून्य के बीच में, या कहे 0 और 90 के बीच में कोई कोण बनेगा, 0 और 90 के बीच में जितने सारे कोण बनेंगे, वो सारे कोण 90 से छोटे ना, 90 तक नहीं, 90 से छोटे, यानी कि 89 डिग्री का भी जो कोण बनेगा, वो सारा क्या कहलाता है, आपका न्यून कोण कहलाता है। ठीक है ना, 0 से अधिक तथा 90 से कम माप वाले सारे कोण क्या कहलाते हैं, न्यून कोण कहलाते हैं। और इसको प्रदर्शित करने का तरीका कैसा है, कुछ इस तरीके से। अगर हम अपने एंगल को थीटा लेकर के चले, कोण को थीटा लेकर के चले, तो किसके किसके बीच होगा, 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो कुछ इस तरीके से इसको दर्शाएंगे। ठीक है ना, जो दर्शाया जाता है उसको भी ध्यान देंगे, क्योंकि इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए आगे। तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखें तो 90 से छोटे जितने कोण होंगे वो सब आ जाएंगे। 90 से छोटे में क्या क्या आ जाएगा आपका, 60 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, है ना, 65 आ जाएगा, 89 भी आ जाएगा, 89 भी आ जाएगा, 79 भी आ जाएगा। ये सारे आपके किसके अंतर्गत आते हैं, न्यून कोण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 90 से कम सभी जो कोण होंगे वो न्यून कोण कहलाएंगे। ठीक है क्या, चलिए आगे देखते हैं। अब हम कहाँ से चले गए, 0 से लेकर के कहाँ चले गए, 90 पे। 90 पे चले गए ना, तो 90 पे जा करके थोड़ा सा रुक जाएंगे, रेस्ट कर लेंगे। जब यहाँ पर रेस्ट पोजीशन पे आ गए, तब इस कोण को एकदम सीधा सीधा बनता है। इस कोण को हम क्या कहते हैं, 90 अंश का कोण, जिसको नाम दिया गया है क्या, समकोण, राइट एंगल। ठीक है ना, एकदम आ करके वहां पर क्या हो जाएगा, सीधा खड़ा हो जाएगा, है ना, वो क्या कहलाता है, हमारा राइट एंगल कहलाता है, समकोण कहलाता है। तो इसकी परिभाषा कैसे दे सकते हैं, ऐसा कोण जो कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है, उसे हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। ठीक है, अब इस समकोण की जो खासियत है वो क्या है, कि दोनों रेखाएं, जिन दो रेखाओं पर ये बन रही है, उन दोनों रेखाओं के बीच में 90 अंश का कोण बन रहा है, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे की पूरी लंबवत है ना। ये कुछ इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा, ये एक और ये एक दूसरा। ठीक, पूरा का पूरा 90 अंश का, है ना। दोनों रेखाएं एकदम सीधी होगी और एक दूसरे को कितने 90 अंश पे काटेगी, इसलिए उनको क्या बोल दिया जाता है, परस्पर लंबवत होती है कह दिया जाता है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा। अब
ये दिखाई कैसे देगा? तो कुछ इस तरीके से ये दिखाई देगा, है ना? इस तरीके से दिखे। चलिए आगे आते हैं हम ऑब्ट्यूस एंगल पे, अधिक कोण पर। अधिक कोण, अधिक नाम से ही अधिक है ना? अब हम कहाँ चले गए हैं? हम चले गए थे 90 तक। अब 90 से कहाँ आ जाएंगे? 180 तक आ जाएंगे। तो जब हम 90 से 180 के बीच में आते हैं, 90 से 180 यानी 91 भी ले लें अगर हम, 91 से लेकर के 180 से थोड़ा सा कम, 180 से थोड़ा सा कम 179 या 179.5, 179.8, ये सब भी क्या कहलाएंगे? हमारे अधिक कोण कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अधिक कोण। ठीक है, यानी कि ऐसा कोण जो 90 अंश से तो बड़ा हो, लेकिन 180 अंश से क्या हो? छोटा हो। इसके बीच में कौन कौन से कोण आ जाएंगे आपके? 91 आ जाएगा, 92 आ जाएगा, इसके बीच में आपका 100 आ जाएगा, 120 आ जाएगा, 179 आ जाएगा, है ना? अब इसी में पॉइंट्स भी ले सकते हैं, 0.8 आ जाएगा, यानी कि 180 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कोण आपके क्या कहलाएंगे? अधिक कोण कहलाएंगे। ठीक है, अब ये दिखाई कैसे देगा? तो देखिए ये किस प्रकार से दिखाई देगा। हमारी रेखा कुछ इस तरीके से जा रही थी, रेखा नहीं, किरण इस तरीके से जा रही थी, दूसरी किरण मूव कर रही है, दूसरी किरण ऐसे मूव करते जा रही है। पहले वो कितने में गई? यहाँ पर गई, फिर कहाँ गई? यहाँ गई, अब कहाँ जा रही है? वो इस तरीके से यहाँ आ रही है। तो ये कैसे दिखाई देगा? ये कैसे दिखाई देगा आपका? ये, ठीक, 90 से यहाँ वाला जो रहता वो आपका 90 रहता, लेकिन ये कुछ इस तरीके से दिखाएगा, और ये हम इस कोण को एंटी क्लॉकवाइज यहां से नापेंगे। ठीक है ना? तो ऐसे खुला हुआ दिखाई देगा वो। ठीक है, न्यून कोण बंधा हुआ दिखाई देता है, अधिक कोण थोड़ा सा मुंह उसका खुला हुआ है, इस प्रकार से दिखाई देता है। ये हो गया हमारा क्या? अधिक कोण। अब हम अपने अगले कोण पे आते हैं, जो है क्या? रिजु या फिर सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन पे बना हुआ स्ट्रेट एंगल। चलिए तो देखिए, यहाँ पर अब हम 180 पर आ गए। 180 पर आने पर ये यहाँ से ऐसे जुड़ जाएगा, है ना? जुड़ जाएगा, यानी कि कैसा दिखाई देगा ये? अभी लाइन इस साइड थी, ये ए था, ये बी था, और हमारा जो सी है वो मूव करते जा रहा है। अब जो ऐसे था ना सी, वो कहाँ आ गया? अब इसके जस्ट विपरीत, जो हमारी किरण है ए बी, उसके विपरीत साइड अब गमन कर रहा है, क्या? ए सी। अब इस जगह पर जो कोण बनता है, ये होता है पूरा का पूरा 180 अंश का, और ये एक रेखा, सरल रेखा के जैसे दिखाई देती है, इसलिए इसे सरल कोण कह दिया जाता है। ठीक है, इसी को, सरल कोण को ही, रेखा को ही, रेखा को रस्सी के जैसे देखते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या है? रिजु रेखा। रिजु यानी कि रस्सी। ठीक है ना? रस्सी, रस्सी अगर खींच देंगे तो सीधा सीधा बनेगा, उसके बीच में एंगल बनाएंगे तो वो कितने का बनेगा? 180 अंश का बनेगा। ठीक है ना? चलिए ये इस तरीके से आपको दिखाई देगी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम अपने अगले कोण पर, जो कि क्या है? प्रतिवर्ती कोण है, रिफ्लेक्स एंगल है ना? प्रतिवर्ती कोण का क्या मतलब होता है? ऐसा एंगल, उसी को आगे बढ़ा देते हैं हम, कुछ नहीं करेंगे, है ना? उसी को आगे बढ़ाते जाएंगे। चलिए, ये 180 पे था, अब 180 से वो कहाँ चला जाएगा? 360 की ओर जाएगा, उल्टा हो गया, ऊपर की ओर गमन कर रहा था ना, अब वही रेखा कहाँ जा रही है? नीचे की ओर, वही जो किरण है वो नीचे की ओर गमन कर रही है, नीचे की ओर गमन कर रही है, यानी कि अपोजिट हो गई। ठीक है ना? अपोजिट हो गई, इसलिए उसका नाम है प्रतिवर्ती। जब किसी चीज का प्रतिलोम निकालना रहता है, उल्टा, प्रतिलोम ही अपने आप में उल्टा है, उसका मतलब ही क्या होता है? उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है ना प्रतिलोम का मतलब। तो प्रति जब लगा दिया जाता है तो वो अपोजिट चीजों को दर्शाने लगता है। तो प्रतिवर्ती यानी कि दूसरी ओर गमन करने वाली रेखा, तो दूसरी ओर कैसे गमन करेगी? 180 से लेकर के 360 की ओर जाएगी। अब 180 से थोड़ा सा ज्यादा, है ना, 181 ले सकते हैं, और 360 से थोड़ा सा कम, पूरा का पूरा 360 नहीं होगा, 360 से थोड़ा सा कम हो जाएगा।
है ना। इस रेखा को या इस कोण को क्या नाम दिया जाता है? प्रतिवर्ती कोण के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोण जो 180 से अधिक है लेकिन 360 से कम माप वाला है, इसे हम कहते हैं क्या? प्रतिवर्ती कोण। ठीक है, दर्शाएंगे कैसे? 180 इज लेस देन थीटा इज लेस देन 360। ठीक है ना, ये इस तरीके से दिखाई देगा, है ना। हमारी जो पहली किरण थी वो नीचे साइड थी, ए बी इधर थी। अभी जो किरण आई वो यहाँ आ गई थी, अब वो नीचे साइड जा रही, नीचे साइड मतलब इधर जा रही, है ना। लेकिन अभी भी हम कहाँ से नापेंगे इसको? एंटी क्लॉकवाइज ही नापेंगे, इसलिए ऐसे आएंगे। ठीक है, जब नापा जाएगा तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 270, 280, 295, ये सारी रेखाएं आपकी क्या कहलाएगी? प्रतिवर्ती कोण कहलाएंगे, रिफ्लेक्स एंगल कहलाएंगे। ठीक, चलिए अब इस क्रम में हम अपने लास्ट कोण पे आ जाते हैं, जो कि है पूर्ण कोण। कौन सा आधार पढ़ रहे हैं हम? माप के आधार पर कोणों को माप रहे हैं, कोणों को वर्गीकृत कर रहे हैं, है? तो उसके अनुसार आपका क्या आ जाएगा? लास्ट वाला पूर्ण कोण, जो कि कहाँ जा करके प्लेस करेगा? 360 डिग्री पे। यहाँ देखिए, कहाँ से कहाँ गए? यहाँ आ गए ना। अब यहाँ आने के बाद यहाँ पे फिर ठहर जाएगा, बीच बीच में वो भी क्या करता है? रेस्ट लेता है। कहाँ कहाँ रेस्ट लिया? पहले 90 पे लिया, पहले कहाँ लिया था? हम्म, चलिए देखिए। हम्म, पहले वो रेस्ट कहाँ पे लिया था? 90 पे लिया था, उसके बाद 180 पे। अब कहाँ रेस्ट पे जा रहा है वो? 360 पे। जब वो 360 पे जाएगा तो कैसे दिखाई देगा? ये हमारा किरण था ए बी, अब वो वापस से घूम करके इस तरीके से वो पूरा घूम करके इसी पे आ गया, यानी कि इसी रेखा के ऊपर में फिर से क्या हो गया? वो इसी किरण के ऊपर में फिर से हो गया वो संपाती। एक ही दिशा में अब गमन करने लगेगा, जैसे हमने जीरो पे देखा था उसी तरीके से ये क्या बनता है? हमारा 360 भी बनता है, लेकिन इसको ऐसे नापेंगे हम, है ना। अब हम इसको 0 डिग्री नहीं कहेंगे, वो पूरा घूम करके कहाँ चला गया है? नीचे साइड से जा करके उस किरण ए बी पे मिल गया है, संपाती हो गया है उसके, है ना। लेकिन हम नापेंगे कैसे उसको? अभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही नापेंगे। ठीक है, उसका मेजर उसी तरीके से करेंगे। तो ये क्या कहलाता है? हमारा पूर्ण कोण कहलाता है। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? 360 डिग्री से प्रदर्शित करते हैं। एक पूरा अपना घूर्णन को कंप्लीट कर लेता है, एक पूरा अपने सर्कल को कंप्लीट कर लेता है। ठीक है ना, इसलिए इसे नाम दिया गया क्या? कंप्लीट एंगल। क्या नाम दिया गया है? कंप्लीट एंगल। ठीक है, आई थिंक आपको ये जो माप के आधार पर है ये पूरा समझ में आया होगा, है ना? तो हम देखते हैं कुछ चीजें और। ये एक क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने कोण पढ़े है ना उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। क्या दिया है? किसी कोण का 2/3 गुना 370 होता है। कौन से कोण का? पता है क्या कौन से कोण का? नहीं। जब समीकरण हमने देखा था तो हम वहां पर एक्स वाई जेड ये चर पद लेते हैं, है ना। तो हमको जिसका मान नहीं पता उसको हम क्या मान के चलते हैं? एक्स। तो मान लेते हैं कि कोई एक्स अंश का कोण है जिसका 3/2 गुना, गुना बोल रहा है ना, प्रश्न को जैसे जैसे बोला है वैसे समझते जाते हैं। एक्स का 3/2 गुना कितना होता है? 270 अंश होता है। मूल कोण किस प्रकार का है ये बताना है, तो हमको उस एक्स का पहले मान निकालना पड़ेगा, फिर उसको चेक करना पड़ेगा कि हमारे वो कहाँ पर स्थित है ना। हमारा जो पूरा सर्कल है कोण का 360 अंश का, शून्य से लेकर के, वो कहाँ पर स्थित है। चलिए, तो इस एक्स का मान निकालें। का की जगह पे क्या आ जाएगा? गुणा आ जाएगा, 3/2, ये 260। अगर हम इस 3/2 को दूसरे साइड लेकर के जाएंगे, 370 है ना, अगर दूसरे साइड लेकर के जाएंगे तो ये 3/2 किसमें बन जाएगा? 2/3 बन जाएगा, है ना। जो भाग है वो गुणा हो जाएगा, जो गुणा है वो भाग हो जाएगा। अब पटा देते हैं। 3 एकम 3, 3 निया 27। एक्स बराबर कितना आ गया? 90 गुणित 2। 90 गुणित 2 का क्या अर्थ है? एक्स इज इक्वल टू 180, 180 डिग्री।
180 डिग्री का जो कोण होता है वो हमारा क्या कहलाता है? 180 डिग्री का जो कोण होता है वो कहलाता है हमारा क्या? रीजु या सरल रेखा, स्ट्रेट एंगल कहलाता है। तो इसमें से ऑप्शन देखिए आप, समकोण आएगा, अधिक कोण आएगा, रीजु कोण आएगा, प्रतिवर्ती कोण, क्या आएगा आपका? रीजु कोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से भी प्रश्न आपको दिए जाते हैं। मूल कोड की पहचान कीजिए, कौन से कोड से वो बना है जिसमें हमने बाद में चेंजेस कर दिए हैं, उसका 2/3 गुना कर दिया है। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं इसमें। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, हमको बताना है कि सही कथन कौन सा है। पहला क्या दिया? प्रत्येक समकोण अधिक कोण होता है। प्रत्येक समकोण क्या अधिक कोण होता है? समकोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। समकोण को, 90 अंश के कोण को समकोण ही कहा जाता है, वो अधिक कोण नहीं है, है ना। अधिक कोण किसको कहते हैं हम? ऐसा कोण जो 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो, उसको हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो हमारा जो समकोण है वो अधिक कोण नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, प्रत्येक अधिक कोण 180 से छोटा होता है। तो हमने देखा है कि जो प्रत्येक अधिक कोण होता है, ये अधिक कोण का ही है ना, अधिक कोण का ये शर्त है। प्रत्येक जो अधिक कोण होता है वो 180 से क्या होगा? छोटा होगा, यानी कि ये जो सेकंड नंबर का है वो करेक्ट है। ठीक है, अगला आते हैं, प्रत्येक प्रतिवर्ती कोण 180 अंश से बड़ा होता है। हाँ होता है, हमने देखा है। 180 अंश यहाँ लिखा था, यहाँ 90 था, यहाँ शून्य और 360 था। 180 पे पहुंचने के बाद पूरी रेखा कहाँ आ जाती है? नीचे की ओर आ जाती है, नीचे आ जाती है, यानी कि विपरीत हो जाती है, यानी कि प्रतिलोम हो जाता है। वहां से क्या मिल जाता है हमको? प्रतिवर्ती कोण मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रत्येक प्रतिवर्ती कोण है वो 180 से बड़ा होता है, क्योंकि 180 से 360 के बीच में लेते हैं उसको। ठीक है, पूर्ण कोण का माप सरल कोण का 2 गुना होता है। पूर्ण कोण हमने देखा था, एक किरण ऐसी है, उसी के ऊपर में आकर के ऐसे आ जाती है, ये कितने अंश का कोण बनाता है आपका? 360 अंश। 360 अंश को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 180 लिख सकते हैं, यानी कि जो पूर्ण कोण होता है वो सरल कोण का 2 गुना होता है, यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा सही है। तो इसमें से देखें तो हमारा सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये सही है। कहां पर दिया है आपका? ऑप्शन नंबर सी पर। ठीक है, इस प्रकार के इसमें से प्रश्न हमको पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप क्या करें, इससे रिलेटेड जितने और प्रश्न बन सकते हैं या पुराने जो क्वेश्चंस आए होंगे उसको एक बार देखिए, है ना। एक ही साथ बहुत सारा टॉपिक को, बहुत सारे कोड़ों को पढ़ने पे कंफ्यूजन होता है। तो क्या कीजिए, आप इतनी की तैयारी कीजिए, माप के आधार पर जितने कोड पढ़े हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न आपको बनते हैं तो कीजिए। स्कूल की बुक्स उठाइए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर अगले अगले जो हमारा क्या है, आधार है, कोड का आधार, उसके साथ में। ठीक है, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए।